नमस्कार, मैं हूं निर्भय और आप देख रहे हैं बलिया की बात। बलिया की बात की खास पेशकश इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं छात्र संघ की उपज प्रवीण कुमार सिंह जी। प्रवीण जी, बलिया की बात में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले प्रवीण जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी पिछले दिनों आप लोगों ने कटान को लेकर, घाघरा नदी से जो कटान हो रहा है उस कटान को लेकर आप लोगों ने तहसील घेराव किया था। काफ़ी संख्या में ग्रामीण आपके साथ गए थे। क्या कुछ हुआ? उस संघर्ष से क्या फ़ायदा हुआ? क्या सफलता मिली और क्या बाकी है अभी? जी निर्भय जी, चूँकि आप एक जनवादी पत्रकार हैं और जब हम लोगों ने इस कटान और बाढ़ की समस्या को लेकर जब मुखर होकर नौजवानों ने गांव-गांव घूमना शुरू किया था जी। और इस किसानों की पीड़ा को समझा था, तो और इन किसानों की पीड़ा को समझने के बाद जब हमने कटान और बाढ़ के सवालों को लेकर एक तहसील घेराव के आंदोलन का आह्वान किया था और गांव-गांव जब हम लोग किसानों के बीच जाते थे, इस समस्या को रखते थे, तो ये उनकी निजी समस्या थी, पीड़ा थी, दर्द था जी। तो इससे सहमत होकर उन लोगों ने हमारे आंदोलन को अपना समर्थन दिया और बढ़ चढ़कर विगत 8 अगस्त 2023 को हजारों की संख्या में किसान तहसील घेराव करने के लिए इकट्ठा हुए और बुलंद होकर नौजवान किसान एकदम अपनी आवाज़ को रखने का काम किए। जी। उस कड़ी में हम सभी ने 15 दिनों का एक अल्टीमेटम दिया था। प्रशासन से बात हुई थी, आश्वासन हुआ था, एसडीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को पत्रक देने का भी हम लोगों ने काम किया था और ठोस एक आश्वासन मिला था कि हम लोग ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है, 15 दिनों के अंदर आपको देखने को मिलेगा जी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि उस कार्रवाई के फलस्वरूप वो लोग क्या करते हैं कि औपचारिकता निभाने के लिए जी। ये लोग ठोस कार्रवाई ना करके वहाँ पर मिट्टी की बोरियां भर रहे हैं, वहाँ पर लकड़ी डंडे डालकर तमाम तरीके से जिस तरीके से मतलब धन उगाही की जा सके जनता के टैक्स के पैसे का, इस तरीके का जब कुकृत्य वहाँ होने लगा तो इससे हम सभी ने पुनः असहमति जाहिर की और किसान जो पीड़ित हैं स्थानीय, वो लोग भी देख हतप्रभ हैं कि आज हमारा शरीर का अंग यूँ कहिए कट रहा है, किसानों खेत कट रहा है। स्थितियाँ यह है कि टिकुलिया, भोजपुरवा, रेंगहा, रामपुर नंबरी में लोग अपने मकानों को तोड़ रहे हैं अपने हाथों से। आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति यदि मकान बनाने के लिए किस प्रकार का जतन करता है। बिल्कुल बिल्कुल। बाहर जाकर कमाई करता है मजदूर, जिंदगी भर की पाई जोड़ कर इकट्ठा करता है, उसके बाद वो एक अपने सपनों का आशियाना बनाता है उधार बाकी लेकर और वो मकान, वो अपने सपनों का आशियाना अपने हाथों में छेनी हथौड़ी लेकर अपना घर तोड़ रहा है, तो उसका दर्द आप समझ सकते हैं कि उस किसान का दर्द क्या होगा। लेकिन ये प्रशासनिक अमलों में बैठे लोग और सत्ता में बैठे लोग और मदांध भ्रष्टाचार में लिप्त लोग इस दर्द को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनका अपना घर नहीं टूट रहा है, उनका अपने सपनों का महल नहीं टूट रहा है। तो ऐसे में हमने अगली कड़ी में लोकतांत्रिक तरीके से 12 सितंबर को संपूर्ण बांसडीह भूख हड़ताल करने हम लोग जा रहे हैं, जिसमें गांव-गांव हर एक प्रधान से हम लोगों ने समर्थन लिया है और आपको देखने को मिलेगा कि हर गांव में वहीं के लोग, ये संख्या करके 20,000 से ऊपर जा रही है, माने कम से कम 20,000 ही। वैसे तो हमारा आह्वान है कि संपूर्ण बांसडीह में कोई खाना न बनाए, तो हम लोग समर्थन लिए हैं प्रधानगण से, स्थानीय लोगों से वार्ता हुई है, किसानों से, नौजवानों से, जो आगामी 12 सितंबर को अपने पंचायत भवन पे और नगर पंचायत भवन पे लोग बैठने का काम करेंगे और एक बड़ा बृहद आंदोलन, एक सामूहिक संदेश देने का हम लोग का प्रयास है, जो कि सफल होने जा रहा है बृहद तरीके से, जन समर्थन दिख रहा है। जो आप बता रहे हैं कि 12 सितंबर को भूख हड़ताल करेगा पूरा बांसडीह, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोगों ने 8 अगस्त को तहसील घेराव किया, उसका तो परिणाम स्वरूप आप लोगों को कुछ नहीं मिला जो उम्मीद थी शासन और प्रशासन से। आपको क्या लगता है कि जो भूख हड़ताल होगा उससे प्रशासन और शासन कितना जग पाएगा? देखिए, एक नेता का दायित्व तो क्या होता है और सत्ता में बैठे लोगों का दायित्व क्या होता है, ये जनता को समझना होगा। सत्ता में बैठे लोगों का दायित्व है कि वो मजबूत तरीके से पहल करे, और यदि वो मजबूत नहीं है सत्ता में, सरकार में उसकी पकड़ नहीं है, अपनी बात मनवाने की क्षमता नहीं है, तो उसे नैतिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि यदि कोई जनता वोट देकर किसी को जनप्रतिनिधि चुनती है, प्रशासन में बैठे लोग यदि पढ़ लिख कर अधिकारी बनते हैं, तो उनका दायित्व क्या है? संवैधानिक दायित्व, राजनीतिक दायित्व क्या है? कि जनता की बातों को सुने, जनता की समस्या को समाधान की तरफ ले जाए। लेकिन विपक्ष में बैठे लोगों का क्या मतलब है? एक छात्र नेता, मैं व्यक्तिगत तौर पर अपनी बात करूँ तो एक छात्र नेता का दायित्व क्या है? छात्र नेता का दायित्व है कि वो छात्रों के सवालों पर तो लड़े, लेकिन सामाजिक समस्याएं जो भी यदि हैं कहीं, और खास तौर मैं भी दियारांचल का बेटा हूं, तो यदि दियारांचल का क्षेत्र इस तरीके से कट कट के बह रहा है, तो मेरा राजनीतिक कर्तव्य है
कि मैं उसकी आवाज़ को बुलंद करूं, लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, गांधीवादी विचारों से ओतप्रोत होकर उस लड़ाई को लड़ूं। और उस कड़ी में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन सत्ता में बैठे लोग और प्रशासनिक अमलों में बैठे लोग, इन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि अपने हक में, किसानों के हक में फैसला कराने में सक्षम नहीं है। तो ऐसे मैं समझता हूं कि ये अपने पद से इस्तीफा दें और जनता के सामने कोई मुंह दिखाने का काम ना करें। अगर आप लोग 12 सितंबर को पूरा बांसडीह भूख हड़ताल कर रहा है, अगर उसके बाद भी शासन प्रशासन नहीं जगा और वो कुछ ठोस कदम नहीं उठाए, तो आगे की रणनीति क्या होगी आपके संगठन की? ये लड़ाई यदि शुरू है तो मुकाम तक तो जाएगी जी। आवाज़ उठी है तो दूर तक जाएगी, ये जान लीजिए जी। तो अभी हम लोगों ने तहसील घेराव किया, उससे बड़ा हम लोग भूख हड़ताल करने जा रहे हैं, तो आगे का भी क्रम छोटा तो होगा नहीं, वो भी बृहद होगा। और यदि मैं चेतावनी देना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि ये जान लें प्रशासन में बैठे लोग और सत्ता में बैठे लोग कि यदि हमारी लोकतांत्रिक लड़ाई को और किसानों की आवाज़ को सुनी नहीं गई तो मैं चेतावनी देता हूं कि यदि हम गांधीवादी तरीके से नौजवान चलने का तरीका जानते हैं तो हमारे अंदर भगत सिंह के भी फौलादी इरादे हैं, तो और भगत सिंह के रास्ता भी अख्तियार करने का हम लोग तरीका जानते हैं और लड़ने का काम करेंगे आने वाले समय में, जो कि आने वाले समय में ये जिले का प्रशासन और उत्तर प्रदेश के लोग देखेंगे किसानों के हक में किस प्रकार से बांसडीह के नौजवान खड़े होकर लड़ने का काम कर रहे हैं। जी, और मैं अब आपसे आगे जानना चाहूँगा कि जो लड़ाई निरंतर चल रही है, तो अभी कुछ दिन में होगा कि घाघरा नदी का कटान थोड़ा कम भी हो सकता है, तो क्या आगे की रणनीति होगी कि जब घाघरा नदी का कटान कम हो जाएगा तो आप लोग फिर हो जाएगा कि चलिए ठीक है अब तो कटान नहीं हो रही? नहीं, देखिए ये सत्ता में बैठे लोग सोच रहे हैं, उनका ये सोचना है कि चलिए इस पर बारिश नहीं हुई तो बाढ़ नहीं आया, राहत है जी। ये जो काम नकारे लोग हैं, निकम्मे लोग हैं जो जनप्रतिनिधि बनकर बैठ गए, ये उनकी सोच होती है, उनकी एक पिपासा होती है कि बाढ़ ना आए, बारिश ना आए, नहीं तो मेरी पोल खुल जाएगी जी। लेकिन नदी का पानी कटान खत्म हो जाए कैसे, भगवान भरोसे, ये निकम्मे लोगों का काम है जो भगवान भरोसे बैठे। लेकिन पुरुषार्थी लोग जो हम जैसे नौजवान लड़ रहे खड़े होकर, तो पुरुषार्थियों का कार्य क्या है कि वो समस्याओं को आगामी भविष्य सोच कर काम करते हैं। कटान 1 वर्ष का समस्या नहीं है जी, बिल्कुल लगातार निरंतर चल रहा है जी, बिल्कुल ये आज से नहीं चल रहा है, विगत 5-7 सालों से चल रहा है। तो जब जिस तरीके से कटान हो रहे हैं उस समय यदि ठोस कार्रवाई उससे पूर्व नहीं की जाएगी तो क्या आपको लगता है कि आज ठीक है बजाएगा तो अगले साल फिर यदि तो ये महीना आएगा फिर कटान की नदियों की धार तेज होगी, कटान तेज होगा, फिर किसान भगेंगे जी, बिल्कुल, तो कहाँ जाएंगे वो? और आपको मैं निर्भय जी बताना चाहता हूँ कि सत्ता में बैठे लोग वो एक क्या कहते हैं अफवाह फैला रहे हैं सत्ता में बैठे लोग कि जो कटान क्षेत्र है पहले से ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, उधर बसने को मना किया गया था। और अधिकारी उन प्रशासन में बैठे लोग जो हैं वो जनप्रतिनिधियों को मूर्ख बना रहे हैं। जानते हैं क्या क्या मूर्ख बनाते हैं? ये मूर्ख बना रहे हैं सब कि ये बाढ़ पीड़ित इलाका, इधर उन लोगों को बसना ही नहीं चाहिए। यदि बंधे के ऊपर उस तरफ जो बस गया है वो लोग बेवकूफ़ी काम किए हैं, वो लोग कटान में बहेंगे ही बहेंगे, ये नहीं बचाया जा सकता। जब तक बंधे के पास जब तक नदी नहीं आएगी तब तक कोई बचाने का उपाय नहीं है, हम नहीं कार्रवाई करेंगे। तो मैं उन मूर्खों से पूछना चाहता हूँ, इन जनप्रतिनिधियों को मैं ज्ञान देना चाहता हूँ, सीधे कह रहा हूँ कि वो उस मूर्खों से बोले हैं, अधिकारियों से जो मूर्ख अधिकारी हैं, कि ये बताओ कि बांध के पास यदि नदी आ जाए कटान तो क्या रोक लोगे? कौन सी तकनीक रखे हो जनपद में? कौन सी तकनीक पूरे पूर्वांचल में या फिर यूपी में है जो बांध काटने लगे नदी तो आप बचा लोगे? उतनी लंबी बांध को, नदी की धार को मोड़ दोगे एकाएक? तो ये जनप्रतिनिधि जो मूर्ख बन रहे हैं इन अधिकारियों से, तो इन अधिकारियों से हमसे मिला, हम समाधान देते हैं। आप अस्थायी निदान जब तक 100 मीटर बंधे से दूरी पर नदी है, 50 मीटर की दूरी पर कहीं कहीं है, तो पहले ही निदान जब तक नहीं देंगे तो आप समझिए कि ये पूरी तरीके से बलिया का एक बड़ा भूभाग खत्म होने का आगार पाया जाएगा और किसानों का पेट कट रहा है। साथ जो ये आप बात कर रहे हैं कि यहाँ के प्रशासन जो है यहाँ के जनप्रतिनिधियों को मूर्ख बना रही है, मैं एक बात जानना चाहूँगा कि भले वो बांध के उस पार न बसे लोग, लेकिन सरकार की तरफ से तो बहुत पैसे आते हैं, अरबों पैसे आते हैं, करोड़ों रुपए आते हैं कटान को रोकने के लिए। बिल्कुल, और ठोकर बनाना देखिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, ये बहुत बड़ा काम नहीं है। यदि मूर्ख जो अधिकारी हैं वो मुझसे मिले, मैं बताता हूँ कैसे बनेगा, कैसे उपाय, कैसे प्रशासन से पैसा आएगा, मैं बता देता हूँ जी। ये चुतिया बना रहे हैं सब, सिर्फ और सिर्फ जनप्रतिनिधियों को मूर्ख बनाते हैं सब। आप बताइए, जब अरबों रुपए करोड़ों रुपए आप राहत के नाम पर लूटपाट मचा रहे हैं जी, तो मात्र ये कुछ लागत से, कुछ करोड़ों के लागत से ठोकर बन जाना है वो आप नहीं कर सकते।
ये नहीं कर सकते, इनकी नीयत में है। क्यों नीयत में है कि यदि ठोकर का स्थायी निर्माण हो जाएगा तो हर साल ये बाढ़ का पैसा औपचारिकता के नाम पे भ्रष्टाचार लूट नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये नहीं कर रहे हैं और जनप्रतिनिधियों को बरगला रहे हैं। और हो सकता है जनप्रतिनिधि भी इसमें लिप्त हो, उसका भी हिस्सा बनता हो। क्योंकि याद होगा आपको, पिछली बार जब बलिया बलिदान दिवस पर हमको याद है शायद मुख्यमंत्री जी हम लोगों के आए थे, तो उन्होंने यहाँ पे वादा करके गया था कि अब कटान से बलिया में एक भी घर मतलब नहीं कटेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की मैं क्या बात कहूँ, यदि उन्हें धरातली समझ है तो वो अपने ड्रोन कैमरे से भेजकर लखनऊ से बैठकर नियंत्रित कर सकते हैं और देख लें कि अभी भी जाएंगे। आज जब हम यहाँ बैठे हैं तो वहाँ कुछ लोग अपने घरों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसकी मैं वीडियो फुटेज भी पहले सोशल मीडिया पे अपलोड कर चुका हूँ। आपको भी मीडिया को, आपको भी चैनल को मैं उपलब्ध कराने का कार्य करूँगा। तो आप समझिए कि यदि एक मुख्यमंत्री जिम्मेदार पद पे होकर इस तरीके की ऊंची बात करते हैं तो मैं नहीं समझता कि उन्हें शोभा देता है। उन्हें धरातली समीक्षा करनी चाहिए और लखनऊ में बैठकर वो किसानों का दर्द महसूस नहीं कर सकते। इसके लिए उन्हें लखनऊ के राजमहलों से बाहर निकलकर गांव की पगडंडियों पर मुख्यमंत्री जी को जाना पड़ेगा और नौजवानों की चित्कार है, किसानों की चित्कार है, इसको सुनना होगा ताकि ये नौजवान जो सड़कों पर सैलाब बनकर निकल गए, फौलादी बनकर, इन नौजवानों को सुने और किसानों के दर्द को समझें। अन्यथा ये आने वाली पीढ़ियाँ उन्हें माफ़ नहीं करेगी। हो सकता है मुख्यमंत्री का पावर है, कोई नहीं बोल सकता, लेकिन आपका जो किरदार है मुख्यमंत्री के तौर पर जी, वो आने वाले समय में याद किया जाएगा, उसकी समीक्षा होगी। आज ये देश गांधी और नेहरू की समीक्षा कर रहा है तो आने वाले समय में आपकी इस खेत की मूल्य आपकी समीक्षा होगी। और मैं समझता हूँ कि उस दौर में जब समीक्षा होगी इस कटान पीड़ितों के साथ तो आपका किसानों और नौजवानों के हक में अन्याय का खिताब लिखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, आपने अपने कीमती समयों में से समय निकालकर बलिया की बात को दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।